तो स्विचिंग जहाँ भी होगा वो फेज में होगा। OLP भी जो है वो एक तरह का स्विच ही है, इसलिए फेज इसमें ला के दिया गया है। ओवरलोड प्रोटेक्टर ये वर्क क्या करता है, जब कंप्रेसर 80% गर्म हो जाएगा या 83%, तो ये कट कर देगा कंप्रेसर का लाइन, नहीं तो कंप्रेसर जल जाने का डर है। बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए तो जलेगा ना, फिर वो लगभग 70 से 73% पे आ जाता है, तो फिर से वो रीस्टार्ट कर देता है, फिर चलता है। तो इसका काम है स्विचिंग का। लेकिन ओवरलोड प्रोटेक्टर इसका इसलिए नाम है कि अगर हाई एम्पियर हो गया तो भी ये कट कर देगा। ओवरलोड का ये प्रोटेक्शन का काम करता है। बन गया, वेरी इजी। क्या जी, अभी यहाँ पर इजी लग रहा है, काम करने पर काम में भी इजी लगेगा, काम में भी इजी लगेगा, इसलिए कि जब तक वायरिंग नहीं समझोगे तब तक मुन्ना जी और उनके जैसे लौट के चले आओगे कि कंप्रेसर में लाइन ही नहीं आ रहा था। अरे वहाँ वोल्टेज तो चेक करना है, वोल्टेज आप चेक, जैसे ये दोनों यहाँ बल्ब जल रहा है, सपोज दैट बल्ब कैसे जल रहा है, अब आप बल्ब बना लो, फेज लाओ, इसको बाईपास किए, एक डोर स्विच दिए DS, फिर एक बल्ब बना दिए। फिर एक न्यूट्रल लिए और इसमें लगा दिए। अब DS डोर स्विच, जितना बार दरवाजे से ये बंद होगा उतना बार बल्ब बंद हो जाएगा, जितना बार दरवाजा खुलेगा उतना बार डोर ओपन, ये स्विच ओपन हो जाएगा तो ये बल्ब जल जाएगा। ये भी जलाना आसान हो गया। अब मुन्ना जी कल कहाँ पे आप चुप गए, आपको क्लैंप मीटर लेके जाना था और रिले और OLP के पास आपको वोल्टेज चेक करना था, वहाँ 2 तार होगा, ठीक है, किसी किसी में आपको 3 तार मिलेगा। तो 3 तार वाला जहाँ होगा वो कैपेसिटर का होता है, जो मेन तार होता है वो 2 ही होता है, फेज और न्यूट्रल। हाँ, तो फेज और न्यूट्रल उसमें अब आप जाएंगे ना कभी किसी जिंदगी तो आप तुरंत पकड़ लेंगे। तो ये दोनों में वोल्टेज चेक करना है कि वोल्टेज आ कितना रहा है। मेरा एक्सपीरियंस है 23 सालों का, ये बता दें 16 से 40 तक अगर यहाँ वोल्ट आ रहा है, 16 से 40 वोल्ट AC, तो आपका थर्मोस्टेट खराब है। तो इसको क्या करेंगे, हम बाईपास कर देंगे। 2 थिम्बल होगा, एक थिम्बल इसमें लगा हुआ होगा, एक थिम्बल इसमें लगा हुआ होगा। ये दोनों थिम्बल को थर्मोस्टेट से निकाल के आपस में सीरीज कर देंगे। तो सीरीज करेंगे तो यहाँ फिर वोल्टेज चेक करेंगे कि 220 आया या नहीं, 180 आया या नहीं। जो उनके यहाँ धारा प्रवाह हो रहा होगा वही वोल्टेज ना आएगा, उससे ज़्यादा कम तो आएगा नहीं। तो यहाँ आप जब चेक करते हैं तो 180 से 230 तक आ रहा है कि नहीं, तो अगर आ गया तो थर्मोस्टेट खराब है, थर्मोस्टेट चेंज कीजिए, मशीन चलने लगेगा। नहीं, थर्मोस्टेट ऑलवेज इवोपरेटर के बगल में होगा या इवोपरेटर के नीचे होगा। थर्मोस्टेट स्विच जो होता है ना, जिससे आप कम बेस करते हैं ना, 1 2 3, उसी को थर्मोस्टेट बोलते हैं। फ्रिज के अंदर में कहाँ रहता है यार, देखो जहाँ पे इवोपरेटर है या तो उसके ठीक बगल में होगा, और ये इवोपरेटर है जिसमें आइस जमाते हो, और नहीं तो किसी किसी में नीचे दिया हुआ होगा, इवोपरेटर के नीचे। किसी किसी पुराने मशीनों में जैसे हेलो, थर्मोस्टेट कहाँ होता है, जो साइड में होता है। कहाँ साइड में होता है, कहाँ कूलिंग होता है, बर्फ कहाँ पे जमता है, अंदर ऊपर में कहाँ पे, फ्रिज के ऊपर बर्फ जम जाता है, रेगुलेटर में, DC में। जब कोई चीज़ समझाए तो समझो यार, किस क्या प्यास लगा हुआ है तुमको, पानी पियो।
किसको बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे? कुआं खोदने के लिए। बर्फ कहाँ जमता है? इवापोरेटर में। ये बोल रहे हैं फ्रिज के ऊपर जमता है, साइड में जमता है। अरे ध्यान लगाओ ना दोस्त, 15 दिन में हमको तुमको रिजल्ट ला के जाना है, और 15 दिन में किसी तरह कोई मजाक हम नहीं चाहेंगे। 15 दिन में एकदम, चाहे सीट मुड़ के हम पढ़ा दें, चाहे जैसे पढ़ा देंगे, ठीक है। तो अभी ध्यान दो, पानी पीना होगा, मेरा पी लो। हम अभी प्यास से नहीं मर रहे, तुम प्यास से मरो, पियो, पी लो। अरे अजब कर रहे हो, पी लो। तो मुन्ना जी, कल ये काम आपको करना था, थर्मोस्टेट खोल के, लेकिन इसको खोलेंगे कैसे? वायरिंग तो बड़ा आराम लगता है, बोर्ड पे सीख गया, बहुत इजी है, लेकिन खोलेंगे कैसे उस वायरिंग को? तो सबसे पहले क्या खोलना पड़ेगा हमको? फ्रेम खोलेंगे। फ्रेम को पिग्मी देखे हैं कभी? एकदम इतना छोटा सा स्क्रू ड्राइवर होगा, ये इतना छोटा है इसलिए पिग्मी नाम है। कभी भूगोल में पढ़े हैं? पिग्मी एक प्रजाति है, छोटा छोटा घर बना के रहता है। हाँ, तो वो पिग्मी, सबसे छोटा स्क्रू ड्राइवर का नाम ही पिग्मी है। इसमें जो बल्ब लगता है उसका भी नाम पिग्मी है। अगर आप किसी कंपनी में या फिर किसी दुकान पे जाके बोलेंगे हमको एक पिग्मी बल्ब दीजिए, तो दुकानदार पढ़ा लिखा होगा तो तुरंत दे देगा। लेकिन फ्रिज का बल्ब मांगिएगा तो आपको 100 में 100 दुकानदार देगा, लेकिन वो पूछेगा नंबर। नंबर किस चीज़ का भाई? थ्रेड का, 12, 13, 10, ठीक है। तो आपको नंबर नहीं बताना, 12, 13, 10 ये कौन बोलते हैं? टेक्नीशियन। आपको क्या बोलना है? जिस कंपनी का वो बल्ब है उस कंपनी के बल्ब के बारे में बताना है। सारे कंपनी अपने अपने बल्ब का थ्रेड अलग अलग रखा है, किसी किसी में मैच करता है, किसी किसी में नहीं मैच करता है, ठीक है। तो थ्रेड का नंबर जानकारी होना चाहिए कि थ्रेड का नंबर क्या है, 12, 13 और 10, लेकिन आपको मांगना है कंपनी के नाम से, समझ रहे हैं। तो बल्ब कौन कौन जला सकते हैं? मान लो ये चीज़ हम बना के आप लोग को दें, एक कंप्रेसर दें, एक थर्मोस्टेट दें, एक रिले, एक ओएलपी, एक बल्ब, एक डोर स्विच, हो जाएगा ना वायरिंग? ऐसे कहाँ हो जाएगा? आवाज़ तो आ ही नहीं रहा है यार। हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हो जाएगा? पक्का? यस सर। बल्ब फ्यूज कर गया तो? बल्ब फ्रीज करेगा, बल्ब चेंज कर देगा। बल्ब फ्रीज करवे नहीं करेगा सर। बल्ब फ्रीज करता है, चेंज होता है। हाँ तो सर बताएं तो। अच्छा, कंप्रेसर खराब हो गया तो? कंप्रेसर चेक करेंगे, उसके बाद चेंज होगा। चलो, कंप्रेसर को कैसे चेक करेंगे? लाइन पर देके चेक। थर्मोस्टेट लाइन पे दे के चेक करोगे? थर्मोस्टेट है सर, वहाँ से सीरीज करा के उसके बाद पेज में देखें कितना वोल्ट आ रहा है। तो थर्मोस्टेट चेक। जैसे ये कंप्रेसर खराब है या अच्छा है, इसको कैसे चेक करोगे? मान लो तुम किसी साइट पे गए, यहाँ तक 220 वोल्ट आ रहा है, फिर भी कंप्रेसर नहीं चल रहा है, तो सबसे पहले हम इसका रेजिस्टेंस वैल्यू लेंगे कि रिले हमारा सही है कि नहीं, फिर इसका लेंगे कंटिन्यूटी ओएलपी का, ये आगे लिखवाएंगे हम। तो ओएलपी का ये कंटिन्यूटी और ये रेजिस्टेंस फीडबैक वैल्यू, अगर ये दोनों सही है तो फिर इसका लेंगे। तो इसका फिर क्या हो जाएगा? CS और R। CSR, यहाँ भी वही चीज़ आ गया चेक करने का। इसको भी वैसे ही चेक करेंगे जैसे बताए थे। क्या क्या बताए थे? हायर, सॉरी हायर यहाँ होगा, ये हो जाएगा आपका लोएस्ट हायर, और ये हो जाएगा सबसे लोएस्ट। तो इससे आप कॉमन निकाल लेंगे। लेकिन रेजिस्टेंस फीडबैक वैल्यू अगर सही नहीं आया तो कंप्रेसर खराब है। कंप्रेसर में 10 तरह की खराबी हो सकती है, वो भी लिखाएंगे आगे। अभी तो वायरिंग पढ़ा रहे हैं, उसके बाद उसका बीमारी लिखाएंगे। बहुत जल्दी लेके चलेंगे इसको। हो सकता है कि तुम लोग से आज हम
ये चलवा भी दें, रूल्स भी लिखवाएगा। टूल्स भी लिखवाएंगे, सारा चीज़ लिखाएंगे। तो इस तरीके से आपको इसमें कॉमन रनिंग स्टार्टिंग चेक करना है, ठीक है। ये सबसे हाईएस्ट हो जाएगा, सॉरी ये सबसे हाईएस्ट हो जाएगा, ये सेकेंडरी हायर हो जाएगा, ये लोएस्ट हो जाएगा। तो इससे कॉमन आपका निकल जाएगा, कौन कॉमन, कौन रनिंग, कौन स्टार्टिंग। इसका रेजिस्टेंस वैल्यू, इसका कंटिन्यूटी, थर्मोस्टेट कंटिन्यूटी, बल्ब कंटिन्यूटी, डीएस कंटिन्यूटी, ये सारे चीज़ कंटिन्यूटी पे चेक होंगे। रिले और कंप्रेसर ये रेजिस्टेंस पे चेक होंगे, ठीक है। समझ रहे हैं? किसको किसको समझ में आया? समझ गए? बताइए फेज कहाँ से कहाँ जाएगा? फेज सबसे पहले निकल के किस कंपोनेंट में, यहाँ क्या देख रहे हो बोर्ड में, इसे तो छिपा के रखे हैं हम, नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो इतना देर से हम पढ़ा रहे थे, वो कहाँ जा रहा था? टीएस क्या? टीएस क्या? तुम क्यों बोल रहे हो? तुमसे पूछे नहीं ना, तुम मत बोलो। हमको जिस जिस बंदा पे डाउट रहता है उसी से पूछते हैं। हाँ हाँ, तो इसीलिए तो उससे पूछ रहे हैं। चलो, ओएलपी पे कौन सा लाइन जाएगा? कहाँ से आएगा? बाहर से। ओएलपी पे कौन सा लाइन आएगा? बोलो क्या? लाउड को बढ़ाओ ना, हमको आवाज नहीं आता है यार। कौन सा लाइन आएगा? फेज। और रिले पे कौन सा लाइन आएगा? हेलो, कहां से? उसमें आगे कोई कंपोनेंट नहीं होता है। कंप्रेसर से जाएगा। अब देखो न्यूट्रल कहाँ से आ रहा है? ये डायरेक्ट आ रहा है और सीधा रिले में जा रहा है। किसी तरह कोई कंपोनेंट नहीं है। जरा सा कोई चीज़ हम अगर पूछ दिया तो बस कंफ्यूज हो जाते हो। कंफ्यूजन नहीं पैदा करना है, तुम लोग को जो मालूम है उस तरीके से बताओ। जानते हो कि हम उसमें डाल देते हैं थोड़ा सा कुछ ना कुछ कि थोड़ा कंफ्यूज कर दे तुम लोगों को। बल्ब में कौन कौन सा लाइन जाएगा? कंपोनेंट कौन कौन से होंगे? कंपोनेंट कौन कौन से होंगे? कंपोनेंट सामान, पार्ट्स। बल्ब जलाने के लिए कौन कौन से कंपोनेंट की जरूरत है? कौन से पार्ट्स की? दो ठो तार की, एक फेज और न्यूट्रल। बल्ब जलाने के लिए दो ठो किस कंपोनेंट की जरूरत है? होल्डर रहेगा और न्यूट्रल फेज तार की जरूरत है। स्विच का एक स्विच है, एक होल्डर है। इसीलिए बोल रहे हैं बार बार कि दो कंपोनेंट कौन कौन से जरूरत पड़ेंगे? डोर स्विच और होल्डर। अब देखो, अगर इसमें मान लो ये डीसी है, ठीक है, इसमें एक अलार्म है। कभी कभी देखे होंगे किसी का फ्रिज का दरवाज़ा खुलता है तो लगभग 60 सेकंड जब हो जाता है दरवाज़ा खुलने का तो एक म्यूज़िक वहाँ होता है, ऐसे करके होता है ना, है? तो अब देखो, वो यहाँ एक बजर लगा दिया हम, ये क्या करता है? टी। इसमें भी दो लाइन है, ठीक है। एक चला गया न्यूट्रल पे और एक चला गया फेज पे। जैसे ही डोर स्विच ऑन होगा तो लाइन यहाँ से बाईपास हो गया और न्यूट्रल यहाँ से मिल गया। अब ये जो है इसमें जो सिस्टम बना हुआ है इस बजर में, ये 60 सेकंड तक इसमें जब करंट 220 वोल्ट
जाएगा तो क्या होगा, इसमें से एक आवाज़ उत्पन्न होगा, जो कि आवाज़ कैसे करेगा, टी। तो बच्चा भी अगर कोई घर में दरवाज़ा खोल के बैठा हुआ है, फ्रीज है पानी पिएगा, मज़ा आता है उसको, तो उसके गार्जियन को पता चल जाएगा क्या कि किसी ने फ्रिज का दरवाज़ा खोल रखा है, तो उसके लिए बजर। तो धीरे धीरे सिस्टम बढ़ता जा रहा है एक ही डीसी में। बजर भी हो गया, यहाँ आपका टाइमर भी हो गया फास्ट फॉरवर्ड आइस के लिए। हाँ हाँ एकदम आराम से। देखो क्या करना है, डोर स्विच जब निकालोगे टेस्टर या छोटा पेचकस से निकल जाएगा, तो उसमें 2 स्विच होते हैं, ठीक, 2 वहाँ पॉइंट होगा, वहाँ पॉइंट पे चेक करना है किससे करंट आ रहा है और किससे करंट जा रहा है, ठीक। स्विच को दबाओगे तो एक में बताएगा और एक में नहीं बताएगा, तो जिसमें नहीं बता रहा है वहाँ से एक लाइन उठाना है और अंदर अंदर निकाल लेना है, और जहाँ से सक्शन पाइप घुसा रहता है ना वहाँ से निकाल दो, और एक न्यूट्रल कहीं से उठा लो, कंप्रेसर की तरफ से ही उठा लो, और वहाँ पे ये लगा दो। इसमें एक इस टाइप से बना हुआ रहेगा भी, और यहाँ पे बना रहेगा एक होल, इसमें आप स्क्रू टाइट कर दो और ये दोनों लगा दो, तो बजर उसमें भी बजने लगेगा। जिस मशीन में ये फास्ट फॉरवर्ड आइस नहीं है, एक टाइमर खरीदो, फ्रेम को चेंज कर दो। फ्रेम जो होता है, जैसे आपको बता रहे हैं, ये आपका कूलिंग चेम्बर है, तो इसके ऊपर एक फ्रेम लगा रहेगा जिसमें डोर लगा रहता है, देखे हो ना। तो डोर के पास यहाँ पे थर्मोस्टेट का होता है, यहाँ पे लाइट का होता है, किसी में लाइट नीचे होता है। तो ये वाला जब फ्रेम चेंज करोगे, बोलोगे हमको टाइमर वाला दीजिए, तो यहाँ एक और छेद वाला मिलेगा। तो ये सिस्टम भी बना सकते हो फास्ट फॉरवर्ड आइस। जब वायरिंग पे तुम्हारा दिमाग पूरा कंठस्थ इस पे बैठ जाएगा, तो तुम एक डीसी को कुछ भी कर सकते हो। वो सबसे एकदम बेस मॉडल हो, सबसे बेस मॉडल, मान लो कि 10,000 की मशीन है, उसको तुम तकरीबन 20,000 तक का मशीन बना सकते हो, अगर बनाना चाहोगे तब। किसी में यूटिलिटी बॉक्स लगा दो, जैसे हम लोग लगाते हैं ना प्लास्टिक का स्टैंड, तो यूटिलिटी बॉक्स भी आता है, तो वो उस पर रख दो, तो हो गया रॉयल मॉडल। अब उसमें लहसुन प्याज भी अंदर चलेगा। दूसरा, उसमें एक बजर लगा दो। तीसरा, उसमें एक टाइमर लगा दो, तो क्या हो गया, रॉयल मॉडल हो गया, बेस मॉडल से बहुत ज़्यादा ऊपर, ठीक है। तो अभी आप सबसे पहले क्या करेंगे, अपने अपने वायरिंग में कुछ अलग अलग करके हमको दिखाइए। इस पे बोर्ड से नहीं देखिएगा, आप समझ लिए, सब पढ़ लिए, अब आप इस पे नहीं देखेंगे, कुछ बताइए कि कैसे कैसे हम क्या क्या कर सकते हैं।